तो अभी जो है हम लोग इन्फ्लेशन का मतलब क्या है वो समझेंगे। देखिए, एकदम अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो जो भी चीजें या सर्विसेज हम लोग खरीदते हैं या परचेज करते हैं, कंज्यूम करते हैं, उसका अगर प्राइस बढ़ जाए तो उसको हम लोग इन्फ्लेशन कहते हैं। एक एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूं। तो अभी हम लोग 3 चीजों को सिलेक्ट करते हैं। एक है मिल्क, दूसरा है पेट्रोल एंड तीसरा है मूवी टिकट्स। इसमें जो मिल्क जो है वो बहुत कॉमनली यूज चीज होता है, और पेट्रोल जो है वो बहुत कॉमन भी अगर नहीं है तो भी काफी सारे लोग पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं। और तीसरा जो है हमारा मूवी टिकट्स है, जो हम लोग स्पेसिफिकली कोई पर्टिकुलर इवेंट्स पे या ओकेशनली यूज करते हैं। अभी देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल है कि 1947 में 1 लीटर मिल्क का प्राइस जो था वो 12 पैसे के आसपास था। 1957 में वो प्राइस हो गया 3 रुपया पर लीटर, और अभी 2023 है तो हम लोग कुछ करीब करीब 50 रुपए पर लीटर मिल्क का प्राइस है। तो अगर हम लोग समझे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि महंगाई या प्राइस जो है वो हर साल थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रहा है। ये जो बढ़ती हुई महंगाई या प्राइस जो है, इसको अगर हम लोग परसेंटेज के हिसाब से कैलकुलेट कर ले तो इसको हम लोग इन्फ्लेशन का CAGR कह सकते हैं। तो CAGR जो होता है वो है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। तो अभी हम लोग CAGR के हिसाब से मिल्क का प्राइस को समझेंगे। जो स्टैटिस्टिक्स मैंने आपके साथ शेयर किया उसके हिसाब से मिल्क का प्राइस का जो CAGR है वो 6.45% के हिसाब से बढ़ा है। इस तरह पेट्रोल का अगर इन्फ्लेशन का CAGR कैलकुलेट करें वो कुछ 9.46 के आसपास आएगा, और मूवी टिकट का CAGR अगर हम लोग कैलकुलेट करें वो कुछ 11.24% के आसपास आएगा। कि इन्फ्लेशन मतलब बढ़ती हुई महंगाई, कि पहले कोई चीज का या कोई सर्विस का वैल्यू कुछ था और अभी वो चेंज हो चुका है। तो इससे मेरे ऊपर क्या फर्क पड़ेगा कि एक आम इंसान के लिए एवरीडे महंगाई जो है वो और महंगा होता जा रहा है। तो इसमें अगर हम लोग, जैसा कि आप कह रहे हो कि मैं अपना सेविंग्स अकाउंट में पैसा सेव करता हूं, प्रॉफिट होता है तो मैं बेच देता हूं, और अगर लॉस होता है तो होल्ड करता हूं, तो इससे जो है आपका जो इन्वेस्टमेंट और रिटर्न जो है उसके ऊपर इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट आ रहा है, और एक्चुअली आपको जो रिटर्न मिल रहा है वो एक्चुअली आपका घटता जा रहा है। अभी देखते हैं कि इन्फ्लेशन जो है वो रियल लाइफ में कैसे इम्पैक्ट करता है। तो मैं कुछ रियल लाइफ एग्जांपल से आपको समझाने का कोशिश करूंगा कि ये इन्फ्लेशन कैसे काम करता है। पहला एग्जांपल है कि अगर मैं एक घर खरीदने के लिए सोचा तो मैं क्या करूंगा, मैं एक रियल एस्टेट मार्केट में जाऊंगा जहां पे मुझे घर खरीदना है, और वहां पे जाके मैं देखूंगा वो मकान का प्राइस क्या है। तो मुझे वहां पे जाके दिखा कि उस मकान का प्राइस कुछ 1 करोड़ रुपया है। तो मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मैं अगर अगले 10 साल तक हर साल 10 लाख रुपया करके सेव करूंगा तो मेरे पास 10 साल के बाद 1 करोड़ रुपया मेरा जमा हो जाएगा। मैंने 10 साल तक 10 लाख रुपया करके जमा किया, और 10 साल के बाद मैं 1 करोड़ रुपया लेके मैं गया जिस बिल्डर के पास मैं घर देखा था वो घर देखने के लिए, और वहां पे जाके मैं अभी देखता हूं कि उस घर का प्राइस अभी 1 करोड़ है नहीं, उस घर का प्राइस है 1.6 करोड़। ये जो घर का प्राइस बढ़ा वो इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ा। तो अभी मेरे पास घर खरीदने के लिए 60 लाख रुपया कम है। तो अभी मैं घर कब खरीद सकता हूं? अभी मैं अगर आज के डेट में मुझे घर खरीदना है तो मुझे और 60 लाख रुपया जमा करना पड़ेगा पहले, फिर जाके मैं घर खरीद पाऊंगा। तो इसीलिए कोई भी अगर मिड टू एडवांस लेवल का प्लानिंग मुझे करना है तो पहले मुझे इन्फ्लेशन के बारे में सोचना पड़ेगा, और मुझे अपना सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट उस तरीके से करना पड़ेगा। और अभी हम लोग बात करेंगे कि इन्फ्लेशन को हम लोग मेजर कैसे करते हैं। तो देखिए, इन्फ्लेशन जो है वो नेशनल लेवल पे मेजर होता है, और इन्फ्लेशन पहले जिस तरीके से मेजर होता था वो था WPI, और अभी जो हिसाब से मेजर होता है उसको कहते हैं CPI। तो अभी हम लोग समझेंगे CPI और WPI क्या है। CPI मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये ओवरऑल कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो एक मेजॉरिटी पॉपुलेशन परचेज करता है उसी चीज को मेजर करता है, और इसी CPI का ईयर ऑन ईयर चेंज को CPI
इंडेक्स कहा जाता है। आइए इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान के चलिए सीपीआई का वैल्यू 2012 में कुछ 100 रुपया था। 2013 में वही सीपीआई का वैल्यू बढ़ के हुआ 113%। तो 2012 से लेके 2013 तक का इन्फ्लेशन कितना हुआ? ये जो सीपीआई का 13% का डिफरेंस है, यही है इन्फ्लेशन। सीपीआई का कैलकुलेशन किया जाता है एमएसपीआई द्वारा। एमएसपीआई का फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। एमएसपीआई ने वेरियस कंपोनेंट्स और उसका वेटेज डिसाइड करके पहले से रखा है और उसी के तरीके से सीपीआई को मेजर किया जाता है। अभी समझते हैं कि सीपीआई का कैलकुलेशन किया कैसे जाता है। पहले आप लोग ये नोट कीजिएगा कि सीपीआई 2013 में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था। सीपीआई से पहले और एक इंडिकेटर यूज किया जाता था जिसको हम लोग डब्ल्यूपीआई के नाम से जानते हैं, जिसका मतलब है होलसेल प्राइस इंडेक्स। डब्ल्यूपीआई या होलसेल प्राइस इंडेक्स में प्रॉब्लम यह था कि वो इन्फ्लेशन को जो है कंज्यूमर प्राइस लेवल पे कैप्चर नहीं करता था, वो इन्फ्लेशन को होलसेल प्राइस लेवल पे कैप्चर करता था। और इसीलिए सीपीआई मेथड को इंट्रोड्यूस किया गया जो कि डब्ल्यूपीआई से और एक्यूरेट इन्फ्लेशन का नंबर हमें देता है। सीपीआई का बेस ईयर जो था वो 2012 अगर मान के चलते हैं, और सीपीआई का वैल्यू जो है उसको अगर 100 हम लोग मान के चले तो 2012 में सीपीआई का बेस वैल्यू वाज 100। सितंबर 2023 में सीपीआई का वैल्यू है 137.5। तो अगर 2012 से लेके अभी तक का इन्फ्लेशन का कैलकुलेट करें तो 100 से वो हुआ है 137.5। अगर हम लोग पुराने स्टैटिस्टिक्स देखें तो 1990 से लेके 2010 तक इन्फ्लेशन मूव किया कुछ 4% से 12% तक, जो 1988 से 1989 में 13.48% का था। 2010 के बाद हमने इन्फ्लेशन में काफी डिक्लाइन देखा है। तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि सीपीआई काम कैसे करता है। मेरा लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के लिए कुछ स्ट्रैटेजीज होना चाहिए, पर ये इन्फ्लेशन को हम लोग काउंटर कैसे करें? तो अभी जब हम लोग हमारे हर एक लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल पे इन्फ्लेशन का इंपैक्ट समझ ही गए हैं, तो आइए समझे कि इसका सोल्यूशन क्या है और इसको हम लोग काउंटर कैसे करें। और इसका आंसर बहुत सिंपल है। इस इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए हमें कुछ रिटर्न जनरेट करना पड़ेगा जो कि इन्फ्लेशन के इंपैक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा।